हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है, चीन की भी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो गया है। इस शक्ति की सबसे बड़ी वजह है उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था। आखिर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी और वो कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 सालों में चीन को दुनिया का सुपर पावर बनाकर रख दिया। इस रेस में भारत कहां पर है? क्या भारत भी अगले 25 सालों में सुपर पावर बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा और इस वीडियो का मूल मकसद आर्थिक तौर पर चीन के सुपर पावर बनने की कहानी को समझना है। भारत और चीन की तुलना करना लगभग पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा होने के बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग है। जहां भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहीं चीन में कम्युनिस्ट पार्टी यानी सरकार और सेना का मिला जुला रूप है। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की, तब चीन बेहद गरीब और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। भारत की तरह चीन की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी, लेकिन माओ चीन को शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते थे। वो पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे, यानी वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो जनता को समान आर्थिकी लाभ दे सके। लेकिन विडंबना है कि आज चीन पूंजीवाद की राह पर चलते हुए ही दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बन गया। माओ तुंग ने 1976 में अपनी मौत तक 27 सालों तक चीन का नेतृत्व किया। उन्होंने देश को आत्मनिर्भरता पर ही जोर दिया। उन्होंने 1950 के दशक में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और उनके नीतियों की वजह से 1961 तक आते आते चीन में भुखमरी जैसे हालात हो गए। दूसरी तरफ 1947 में भारत में जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जब सत्ता संभाली, तब भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित थी और वो भी जानते थे कि भारत को अगर तेजी से आर्थिक तरक्की करनी है तो लोगों को कृषि से निकालकर उद्योग की तरफ ले जाना होगा। लेकिन नेहरू जी की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत तेजी से औद्योगिकरण करने में असफल रहा। आज़ादी के 4 दशक बाद भी भारत की औसत जीडीपी दर 3% के आसपास ही रही, जिस कारण कुछ अर्थशास्त्रियों ने हिंदू ग्रेट ऑफ ग्रोथ की संज्ञा भी दी। वहीं चीन में 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया डेंग सियाओपिंग एक नई सोच के साथ आए। उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। सियाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उस समय वही एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने चीन को अमीर बनाया। उनके लाए सुधार तुंग के सिद्धांतों से अलग थे। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी तरह से खोलकर रख दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। डेंग सियाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंद पड़े कूटनीतिक रिश्ते फिर से मजबूत करने शुरू कर दिए। 1979 में अमेरिका और चीन के राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित हुए। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े व्यापार की संभावना को देखते हुए निवेश किया और अमेरिकी कंपनियों ने चीन में सस्ते श्रम और कम किराए का जमकर लाभ उठाया। सियाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए। उन्होंने किसानों को खुद के प्लॉट पर खेती करने का अधिकार दिया और ऐसा होने से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया और भोजन की कमी भी दूर हुई। भारत में भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में गरीबी हटाओ अभियान का नारा दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों की हालात बहुत अधिक नहीं सुधरी। इसके साथ ही सभी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। वहीं चीन ने 1980 से 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन में सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे लो प्रोडक्ट का ही निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी बड़ी चीज के निर्माण का केंद्र बन गया और यही वजह रही चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया और नतीजा ये हुआ
कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बनकर तैयार हो गया। 2019 तक आते आते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का हिस्सा 29% हो गया, जबकि अमेरिका का हिस्सा 17% और वहीं भारत का हिस्सा मात्र 3% रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। चीन की बड़ी आबादी को काम पर लगाने में ये सेक्टर काफी अहम साबित हुए। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की वजह से चीन के लोगों की कमाई भी बढ़ी। 1991 में भारत की प्रति व्यक्ति की सालाना आय लगभग $300 थी। उस वक्त चीन में भी प्रति व्यक्ति सालाना आय $333 थी, यानी दोनों देशों के लोगों की औसत आय लगभग बराबर थी। लेकिन 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 7 गुना बढ़कर $2,191 हो गई। लेकिन इस दौरान चीन की प्रति व्यक्ति आय 35 गुना बढ़कर $11,819 तक पहुंच गई। और इन सब आंकड़ों से साफ है कि चीन अब भारत से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या है? चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर जबरदस्त फोकस है। 1980 के दशक में चीन में 5.7% की औसत से बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में निर्यात के विकास की दर 12.4% रही। वहीं साल 2002 से 2003 के बीच ये दर 20.3% तक पहुंच गई। सच कहा जाए तो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इतनी तेजी से दुनिया में कहीं भी विकास नहीं हुआ था। साल 2001 से 2006 के बीच तेजी से बढ़ती विदेशी मांग से चीन में लगभग 7 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। ये नौकरियां मूल रूप से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पास हुए मजदूरों को मिली। 2006 के बाद से चीन में घरेलू मांग इतनी बढ़ी कि रोजगार के लिए विदेशी मांग से ज़्यादा घरेलू मांग अहम हो गई। इससे चीनी अर्थव्यवस्था को नया बैलेंस मिला। लेकिन चीन ने अब भी एक्सपोर्ट पर पकड़ ढीली नहीं की। ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में चीन आज 10% हिस्से के साथ दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है और वहीं अमेरिका दूसरे नंबर पर और भारत निर्यात के मामले में 19वें स्थान पर है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत ने पिछले 30 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्षेत्र। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। भारत में लेदर कॉस्ट कम होने की वजह से ये पूरी दुनिया का बैक एंड हब बन गया है। ये 1991 के आर्थिक सुधारों की वजह से ही संभव हो पाया। 1991 में वो साल है जब भारत में प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरसिम्हा राव ने कमान संभाली। उस वक्त देश बहुत बड़े आर्थिक संकट में था। देश में विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी कि देश में सिर्फ 2 हफ्तों के कच्चे तेल का आयात करने का विदेशी मुद्रा बची हुई थी। करो या मरो की स्थिति थी। राव समझ चुके थे कि उन्हें भी डोंग सियाओपिंग की तरह कुछ अलग सोच करनी पड़ेगी। उन्होंने भारत में संरक्षणवादी नीतियां खत्म करते हुए उद्योग चलाने के लिए सरकारी लाइसेंस और परमिट राज खत्म किया और विदेशी निवेशकों को भारत में आने का न्योता दिया। 1992 में नरसिम्हा राव ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि कई लोग घबराते हैं कि बाहर से पैसा आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ वह कारखाना यहाँ लगाएंगे, हमारा देश छोड़कर बाहर तो वह भागने वाले हैं नहीं। सड़क बनेगी तो सड़क यहीं बनी रहेगी, रेल बनेगी तो यहीं तो रहेगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी पूंजी लगे लगाने दीजिए, वह हमारी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी, देसी हो जाएगी और उनसे फायदा हमें मिलेगा। जो पूंजी लगाता है वो थोड़ा मुनाफा कमाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केवल मुफ्त में कोई लगाने को तैयार नहीं होता। वो हमेशा दूर की सोच रखते थे। प्राइवेटाइजेशन के फैसले के बाद देश तरक्की की राह पर निकल पड़ा। भारत ने भी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। अगले 2 दशकों में भारत में प्राइवेट बैंक्स, विदेशी गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, प्राइवेट टीवी चैनल्स, प्राइवेट एयरलाइन से लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगी जिसके लिए वो आज़ादी से तरस गया था। विदेशी निवेश के फायदे दिखने लगे थे। 2021 के डेमोग्राफिक रिसर्च स्टडी के मुताबिक
इस वक्त चीन में ऐसे 108 शहर हैं जिनकी अनुमानित आबादी 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर है। 1991 में प्राइवेटाइजेशन से पहले देश में सिर्फ $1 बिलियन की विदेशी मुद्रा थी, लेकिन आज देश में $640 बिलियन की विदेशी मुद्रा है। भारत का लक्ष्य अब चीन है। चीन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन के पास फिलहाल $3200 बिलियन यानी कि $3.2 ट्रिलियन की विदेशी मुद्रा का भंडार है। भारत की विकास दर भी पिछले 2 दशकों में कई बार 7 से 8% के आसपास रही है। भारत के अलावा चीन ही एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी विकास दर इतनी तेजी से रही है। चीन की तरक्की की एक और बड़ी वजह है शहरीकरण। उन्होंने पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, हाउसिंग की तेजी से मॉडर्न बनाया है। तेजी से शहरीकरण की वजह से चीन में आज 100 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है। शहरीकरण की वजह से चीनी सरकार ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में लाने में कामयाब हुई है। ऐसा करने से रोजगार के साथ साथ कमाई बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। 2021 की डेमोग्राफिक रिसर्च ग्रुप की स्टडी के मुताबिक इस वक्त चीन में ऐसे 108 शहर हैं जिसकी अनुमानित आबादी 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूट के मुताबिक जिस तरह से चीन में तेजी से शहरीकरण हो रहा है उसकी वजह से साल 2025 तक चीन में ऐसे शहरों की संख्या दुगनी हो जाएगी। अगर भारत की बात करें तो यहाँ इस वक्त 61 शहर ऐसे हैं जिनकी अनुमानित आबादी 10 लाख से ऊपर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने मुंबई को शंघाई जैसा शहर बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक ये सपना ही बना हुआ है। 2.25 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में शहर में ना तो ठीक से रहने की कोई जगह है, ना ही जीवन स्तर अच्छा है।